कैसे हैं आप सब। मैं हूँ नटखट नेहा और मैं आई हूँ कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं अगले भाग में क्या हुआ है। राज की कार जैसे ही कॉलेज की तरफ पहुंची तो जिया की मुस्कान काफ़ी बड़ी हो गई। जिया पढ़ने में बहुत लायक थी तो टीचर्स उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। जिया के पिता को हमेशा उस पर गर्व महसूस होता था और आज उसके घर वालों की बात नहीं बल्कि वो अपने पति के साथ कॉलेज आई है तो यहाँ उसकी तारीफ होगी तो कितना अच्छा होगा। वैसे तो उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा यहाँ से टीचर के पास ही जाएगी और एक मैडम के साथ उसकी काफ़ी बनती थी। विराज ने जैसे ही कार पार्क की सब लोग बस उसे ही देख रहे थे और उसकी कार को। एरिया काफ़ी महंगा है लेकिन फिर भी कोई इतनी महंगी कार लेकर यहाँ नहीं आता। काफ़ी अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन भाई कोई बेंटली लेकर तो नहीं आएगा। कार कितनी महंगी है सबको पता चल रहा था। विराज उतरा और दूसरी साइड जाकर उसने जिया को उतरने में मदद की। जैसे ही जिया कार से बाहर निकली सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। लड़कियों का ध्यान विराज पर टिका हुआ था। वो हैंडसम है। सोच रहे थे कि इतना हैंडसम बंदा कहाँ से आ गया। सबको जलन सी महसूस हुई। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। आज जिया ने किसी से कोई बात नहीं की थी। वो वैसे भी बहुत कम ही बात करती है। उसे ज़्यादा किसी से कोई लेना देना होता भी नहीं है। हर कोई सिर्फ उन्हीं की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जलन बना रहे हो। चाहे जितने भी लोग क्यों ना जिया के करीब आए हों, उसने सबसे दूरी बना कर रखी और आज भी वैसा ही हुआ। उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। विराज का हाथ पकड़े चुपचाप से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई। सब लोग बस विराज को देख रहे थे। सबने उसकी फ़ोटो देख रखी है पर आज उसने मास्क पहना है तो क्लियरली पता नहीं लग रहा। पिछले 2 दिनों से मीडिया में वही छाया हुआ है। हर न्यूज़पेपर, हर मैगज़ीन में उसका नाम, उसकी फ़ोटो थी। कार से उतरने से पहले ही उसने मास्क पहन लिया था क्योंकि वो जिया को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। और अभी वो अपनी शादी के बारे में अनाउंस कर चुका है लेकिन अपनी पत्नी का चेहरा रिवील नहीं करेगा। इस तरह जिया को दिक्कत हो सकती है और वो नहीं चाहता कि फ़िलहाल लोग जिया के बारे में ज़्यादा जान ले। इससे वो उसे ट्रिगर कर सकते हैं, उसे परेशान कर सकते हैं। हर कोई तो बस उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कार, उसके कपड़े देखकर ही जलकर पागल हो गया था। वो दोनों अपनी मस्ती में प्रिंसिपल के कैबिन में पहुंचे। विराज का ऑरा बहुत ही अलग था, काफ़ी शानदार। 5 मिनट बाद ही पीएन ने उन्हें बुला लिया था। जिया की बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी, अच्छी बच्ची थी इसलिए सब अच्छे से उसके साथ पेश आते थे। प्रिंसिपल जिया को और विराज को देखकर मुस्कुरा देता है क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है। जिया के पिता बात कर चुके थे, जिया के ट्रांसफ़र पेपर रेडी थे। उन्होंने जिया और विराज के लिए चाय मंगाई। विराज ने तो जिया की सिर्फ बातें सुनी, उसकी तारीफ़ें सुनी। विराज बस मुस्कुरा दिया। उसकी जिया पढ़ने में कितनी लायक है, वो कितनी काबिल है। यहाँ पर हर टीचर उसके बारे में अच्छा बोल रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों शहर के लिए निकल गए थे। कॉलेज के प्रिंसिपल के अलावा विराज की सच्चाई किसी को नहीं पता थी और वो चाहते भी नहीं थे कि ज़्यादा लोग जानें। जाते जाते वक्त विराज ऐसा कुछ कर गया था कि अब कॉलेज जिया को कभी भूल नहीं सकता था। विराज ने उस कॉलेज को अपने अंडर कर लिया था। ये सुनकर तो विराज के पेपर साइन करते ही प्रिंसिपल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो इस कॉलेज में बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती थी। जिया बहुत खुश थी, पूरे रास्ते चहकती रही। दोनों शाम के वक्त घर पहुंचे। बाकी सब लोग तो घर पर थे। दोनों को आता देख सब काफ़ी खुश थे। सरिता जी जिया से कहती हैं, क्या हुआ, बहुत खुश नज़र आ रही हो। क्योंकि सरिता जी को जिया के आने से खुशी महसूस हो रही थी तो मोनिका को भी। जैसे ही कांता और कमल सिंघानिया के पैर छूने वो जाती है वो दोनों अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। कांता जी टॉन्ट मारते हुए कहती हैं, अब तुम सिंघानिया परिवार की बहू बन गई हो तो ढंग के कपड़े पहन लिया करो। ये कैसे कपड़े पहने हैं? कोई कहेगा आसपास का कि तुम हमारे घर की बहू हो? इतने बड़े घर में उठने बैठने की अक्ल तो तुम्हें आ जानी चाहिए। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है हमारा, और ये क्या लोकल मार्केट के कपड़े पहनकर घूमती रहती हो? जिया का तो चेहरा ही उतर गया। ये हमेशा उसे टॉन्ट क्यों मारती रहती हैं? जिया को तो पता भी नहीं है कि इन लोगों की विराज के साथ कोई दुश्मनी है। वो बेचारी क्या ही कहती है। तभी विराज जो अंदर आ रहा था उसने ये सारी बातें सुन ली। वो अपने गुस्से से कहता है, लोकल मार्केट के कपड़े हों या फिर दूसरे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपके क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा रहा हूँ मैं। आपको पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लीजिएगा। इस कंपनी का और लीगली वारिस मैं हूँ तो खर्चों को मैनेज मैं करूँगा। उसकी बात सुनकर कांता और कमल सिंघानिया के चेहरे के 12 बज गए थे। कांता जी जल्दी से बात पलटते हुए चापलूसी करते हुए कहती हैं, अरे मेरा मतलब वो नहीं था
मैं तो बस स्टैंडर्ड की बात कर रही थी। मैं तो यही चाहती हूँ कि जिया भी ढंग के कपड़े पहने। वो अपनी बातों में चाशनी घोलने का काम कर रही थी। विराज को उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी माँ की तरफ देखकर उन्हें बैंक डिटेल निकलवाने को कह देता है और सबके क्रेडिट कार्ड नए इशू होंगे और लिमिट्स वो असाइन कर देगा। मोनिका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और इतनी हंसती है कि वो पागल ही लग रही थी। सब लोगों के खर्चे अगर मैनेज होंगे तो कमल सिंघानिया की तो बैंड बज जाएगी। उनका परिवार इतने खर्चे करता है कि कोई क्या ही कहने। और अब सब कुछ विराज के अंडर आ गया था। ये सब कुछ उन्होंने अपने खुद से ही खराब किया था। पहले वो सब पर रौब झाड़ते थे, लेकिन अब तो उन पर ये सब हो रहा था। जिया का उदास चेहरा देखकर सरिता जी कहती हैं, कांता हमेशा उसे डांटती रहती है, वो भी जानबूझकर, और नीचा दिखाती है, पर वो बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए वो विराज की बात में हामी भरते हुए कहती हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, क्रेडिट कार्ड की अर्निंग दोबारा से शुरू हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कितने पैसे मिलने चाहिए तुम ही डिसाइड करना। तुम कमाते हो तो खर्चा भी तुम्हारे हिसाब से ही होना चाहिए। उनकी बात सुनकर तो कमल सिंघानिया का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। वो तो महीने के लाखों रुपए खर्च करता है, अपने शौक पर उड़ाता है। उसकी अय्याशियाँ बहुत ज़्यादा थी। अब तो फिर उसे हाथ फैलाना पड़ेगा जो उसे पसंद नहीं। उसने गुस्से से कहा, सरिता भाभी ये क्या है? आप हम पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हैं। भैया की कंपनी है, मैंने इस कंपनी को सालों दिए हैं। आप ऐसे नहीं कर सकती। आप जानती हैं मेरे खर्चे हैं, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मेरा नाम है शहर में। इस तरह आप मुझे नीचा नहीं दिखा सकती। आप क्या चाहती हैं, मैं एक एक पैसे के लिए आपके सामने हाथ फैलाऊं? मोनिका जो मैगजीन पढ़ रही थी वो उनकी बातें सुनकर ज़ोर से हंसते हुए कहती है, तो सबका ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। आप अपनी पत्नी और अपना खर्चा खुद करो, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। इस तरह लाखों क्यों उड़ा रहे हो? और फिर हम ये सब नहीं सोचेंगे। कमल सिंघानिया चिढ़ते हुए कहता है, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये स्टार्टअप शुरू करना ये मेरे बस की बात नहीं है। बेचारी जिया, वो सब देख रही थी। भला उसे इन सब में क्यों लाया जा रहा है? उसे तो कुछ पता भी नहीं है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। विराज बहुत ही नरम आवाज़ में उससे कहता है, तुम जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहता उसका कोई भी बुरा रूप जिया के सामने आए। वो उसके गालों को सहलाते हुए प्यार से कहता है, तुम चलो मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। जिया अपने कमरे की तरफ चली गई थी। जिया के जाने के बाद विराज की आंखों की नरमी गुस्से में बदल गई। वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए कमल सिंघानिया से कहता है, आप थोड़ी आवाज़ नीचे करके बात करें। आपको जेल की रोटी पसंद नहीं आ रही है क्या? आप कहें तो मैं दोबारा कमिश्नर को फ़ोन कर सकता हूँ, मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी सेल्स खाली पड़ी हैं। उसकी आवाज़ और गुस्सा और नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि सरिता जी भी हैरान थी। विराज इस तरह कभी पेश नहीं आता। विराज में बदलाव आ चुके थे, बहुत ज़्यादा बदलाव, जो कोई भी समझ नहीं पाया था। अब तक तो उन्हें ही नहीं पता था कि विराज को सबका सच कैसे पता चला। विराज की बातों में गुस्सा और नफ़रत थी। कमल सिंघानिया के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। फिर से जेल वो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। चुपचाप से वहाँ से निकल गया। उसे कुछ भी बोलना समझ नहीं आ रहा था। शांत रहने में भलाई थी, क्योंकि विराज अभी छोड़ेगा नहीं। विराज बिना किसी को देखे अपने कमरे की तरफ जाता है। मोनिका से उसने बस एक शब्द कहा, हमारा डिनर ऊपर भेज दीजिएगा। उसका गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ था। वो अपने इस रूप में आना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसका गुस्से वाला रूप जिया देखे। जिया डर जाएगी, जो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो मासूमियत से भरी हुई क्यूट सी लड़की है। जब वो अपने रूम में आया तो जिया ने चेंज कर लिया था। अपने क्यूट से नाइट सूट में चुपचाप से बेड पर लेटी हुई थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। उसे इस तरह सोच में डूबा देखकर विराज उससे पूछता है, क्या हुआ है, और जाकर उसके पास ही बैठ जाता है। विराज ने हल्का सा उसके गाल को किस भी किया, जिससे वो अपनी सोच में बाहर आ गई। विराज की सांसों को महसूस कर वो होश में जैसे लौट कर आई थी। वो ठीक से बैठ जाती है और चुपचाप उसे देखने लगती है। विराज उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम कुछ भी मुझसे कह सकती हो, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जिया बस ये सोच रही थी कि विराज उसकी कितनी केयर करता है, उस पर कितना भरोसा करता है। अगर कोई और होता तो वो शक करता, उस चीज़ का गलत मतलब निकालता, बहुत सारे सवाल खड़े करता। जिया की चुप्पी देख विराज फिर से कहता है, मैं पता कर लेता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। उसने जिया को पकड़कर अपने पास किया। अपने होंठ उसके गालों पर रखकर बहुत धीरे से कहता है, मुझे महसूस करो,
जिया को कुछ समझ नहीं आता कि विराज एकदम से क्या करता है, वो एकदम से इतना क्यों आगे आ जाता है, एकदम से वो प्यार दिखाने लगता है। जिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा महसूस करती थी। ये सब उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। उसने विराज के कंधों को पकड़ लिया था और उसे दूर करने की बस कोशिश कर रही थी। विराज को लगा कि ये लड़की, इसका कुछ हो नहीं सकता, तो विराज ने उसे छोड़ दिया। विराज ने देखा कि वो ऊपर नहीं देख रही, उसका चेहरा बिल्कुल लाल है। विराज सोचता था कि वो इस तरह खुद को कैसे रोक पाएगा। जिया की हरकतें इतनी क्यूट है, वो क्या करे। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे खुद को समझाए। वो जिया पर फोर्सफुली कुछ भी नहीं कर सकता। जिया को अपनी तरफ से कदम बढ़ाने होंगे। वो थोप नहीं सकता इस रिश्ते को जिया पर, और जिया समझेगी जिस दिन, उसी दिन वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। विराज बहुत प्यार से उसे कहता है, यूं क्यों शर्माती रहती हो, मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओ। धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्सफुली कोई रिश्ता नहीं निभता है। उसकी आवाज़ इतनी शांत थी ना कि जिया को अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद विराज अपनी स्टडी में था। इस वक्त वो जिया के पिता विनोद जी से बात कर रहा था। वो उन चारों लड़कों की डिटेल वगैरह सब कुछ मांग रहा था। विनोद जी काफ़ी परेशान थे। उन्होंने विराट को समझाया कि वो कोशिश कर चुके हैं। इसका मतलब साफ था कि वो चारों लड़के बहुत अमीर घर से थे। विनोद जी ने सब कुछ बता दिया और गुड नाइट कहकर फ़ोन रख दिया। वैसे भी रात हो चुकी थी। चारों की डिटेल विराज के पास थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब जितनी ऐश करनी है कर लो। तुम लोगों का क्या हाल होगा मैं ही बताऊंगा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत डरावनी थी। विराज ने एक नंबर डायल किया। सामने से आवाज़ आई। वो मुस्कुरा उठा। ये सिक्योरिटी एजेंसी का नंबर था, जो उसकी पिछली ज़िंदगी से भी रिलेटेड थे। सामने से हेलो की आवाज़ विराज के कानों को मुस्कुराने पर मजबूर कर चुकी थी। उसके दिल में बहुत सारे भाव थे। बस उसने कल मिलने का कहकर फ़ोन रख दिया था। विराज खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। पता नहीं तुम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। मैं कैसे तुमसे मिलूँगा। अभी तो सिद्धार्थ मेरे पास नहीं है। अनन्या को ढूंढना है। दुनिया को सच जानने की बहुत पड़ी है और मुझे छुपाना है। वो अपने फ़ोन को ध्यान से देख रहा था। जिया की फ़ोटो थी। उसने छूकर कहा, भले ही ज़िंदगी में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पिछली ज़िंदगी दर्द भरी थी, पर इस ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा। हर गुनाहगार को सज़ा मिलेगी, मैं दूंगा। मैं हर उस इंसान को ढूंढ लूँगा जो मेरा अपना था पिछली ज़िंदगी में। मैं जानता हूँ मैं सालों पीछे आ गया हूँ, बदलाव आए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 2 साल पहले हुए उस हादसे ने तुम्हें बिल्कुल बदल दिया। तुम्हारी ख्वाहिशें मर गई, पर एक एक कर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो वहीं जिया अपने कमरे में खिड़की से बाहर ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। दिल्ली का मौसम बहुत ठंडा हो चुका था। एक पतला सा शॉल उसने ओढ़ा था। हादसे ने तो उसे बदल दिया, उसकी ख्वाहिशों को भी मार दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक एक कर बहुत बदल चुकी थी। अंदर ही अंदर एक डर था। विराज का पागलपन और दीवानापन वो महसूस कर सकती थी। दोनों ही किसी किसी सच से अनजान थे। तो वहीं जिया के घर पर जिया के पिता थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, जिया ने उसे सच बताया, लेकिन विराज थोड़ा अजीब है। वह जिया के लिए बहुत अलग है, बाकी दुनिया से अलग, और ये चीज़ मैंने महसूस की है। केतकी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप चिंता मत करिए, वो समझदार है और वो समझा लेगा। मोनिका जब जिया के रूम में आई तो वो बालकनी में इस तरह खड़ी थी। वो उसके पास जाकर कहती है, विराज स्टडी में है। ये बात मोनिका को पता थी। मोनिका ने धीरज से कहा, क्या सोच रही हो। जिया मुस्कुराकर कहती है, दिल्ली काफ़ी ठंडी है, ठंडी हवा महसूस कर रही हूँ। ये मुझे छूकर जाती है और सुकून देती है। मोनिका ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारी आंखों में उदासी है। क्या विराज ने कुछ कहा है तुमसे। जिया बस देखती रहती है। मोनिका के साथ उसका रिश्ता उतना अच्छा नहीं था जितना शुभ के साथ था। मोनिका बहुत अच्छी है, पर वो उतनी घुल मिल नहीं पाती और उम्र में थोड़ी बड़ी थी। शुभ के साथ वो ज़्यादा घुल मिल पाती थी। शुभ उसके बारे में हर छोटी चीज़ जानता था। जिया तारों को देखकर उदासी से कहती है, मम्मी पापा को मिस कर रही हूँ। मोनिका उसे अपनी तरफ करके कहती है, तुम मुझसे बात कर सकती हो।
बहुत मुश्किल से मौका मिला है। तुम विराज की ज़िंदगी में आई, मैं खुश हूँ। चाचा चाची की बातों का गुस्सा मत किया करो और ध्यान मत दिया करो। हम लोग उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उन्हें तो मौका चाहिए विराज को कुछ सुनाने का या माँ के खिलाफ कुछ कहने का। तुम परवाह मत किया करो। पहले वाला विराज होता तो सुन लेता, लेकिन ये विराज पलट कर जवाब देता है, तुम्हारे लिए स्टैंड लेता है और ये हक जताता है। ये बहुत अच्छा है। मोनिका के जाने के बाद जिया फिर से गुम हो गई थी अपनी गहरी सोच में। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। पहले वाला विराज, सबका मतलब क्या था? शादी से पहले का विराज अलग था और अब के विराज में बहुत बदलाव था। वो पूछ नहीं सकती थी विराज से कि ऐसा क्यों है। जिया को पता ही नहीं चला कि वो कब तक बालकनी में खड़ी रही और वो अपनी कौन सी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कौन था पहले वाला विराज और जिया के मन में कौन सा सच है जो अभी भी विराज नहीं जानता? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिया छुपाने में लगी हुई है? ऐसा कौन सा दर्द है जो जिया की आंखों में दिखाई देता है? और ऐसी कौन सी बात थी जो जिया की माँ चाहती थी वो विराज से कह दे? सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, जवाब मिलेंगे धीरे धीरे। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं बाकी अगले भाग में। अगर गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बोलने से भी गला थक जाता है। बाकी देखते हैं अगले भाग में क्या हुआ और मिलते हैं जिया और विराज से अगले भाग में।